आज अब बात करने वाले हैं कोकोशिबो अपर मून रैंक 1 वर्सेस ग्यूमी, मुइचिरो, सानमी और गेन्या। एक नंबर फाइट थी डीमन स्लेयर में और ये सेकंड सबसे बड़ी फाइट थी जिसमें कि सबसे ज्यादा हाशिराज ने पार्ट लिया था एक डीमन को हराने के लिए। ये फाइट अपने आप में ही दम रखती है इंटरनेट ब्रेक करने का। तो बिना किसी देरी के स्पॉइलर अलर्ट पहले देता हूँ, अपने रिस्क पे देखिए, बाकी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देख पाते हैं कि भाई इन्फिनिटी कैसल के बार बार मूव होने की वजह से ग्यूमी और मुइचिरो अलग हो जाते हैं और मुइचिरो का सामना होता है अपर मून रैंक 1 यानी कि कोकोशिबो से। और लिटरली भाई जब मुइचिरो कोकोशिबो को अपने सामने देखता है तो भाई लिटरली वो भी एक टाइम को डर जाता है, उसकी बॉडी तक मूव नहीं कर रही है। भाई कोकोशिबो को देख के अच्छे नहीं फट जाते। फिर तो मुइचिरो अपना सिर्फ 14 इयर्स का था और लिटरली इस टाइम पे मुइचिरो की बॉडी मूव ही नहीं कर रही थी भाई कि वो जाके कोकोशिबो पे हमला करे। अब भाई मुइचिरो के ऐसे फ्रीज होने का भी काफी तगड़ा रीजन था क्योंकि भाई उसको अलग से एक मैजिकल वाइब्स आ रही थी अपने कोकोशिबो की तरफ से। लेकिन इसी बीच अपना जो कोकोशिबो है भाई वो मुइचिरो को स्कैन कर लेता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का यूज करके और वो काफी ज्यादा इम्प्रेस था मुइचिरो को देख के कि इतनी छोटी उम्र में एक तो वो हाशिरा है प्लस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और यहाँ तक कि कोकोशिबो मुइचिरो से ये तक कहता है कि तुम मेरे ही डिसेंडेंट हो, लेकिन इस बात से अपना मुइचिरो सख्त इनकार कर देता है और उसे ये सुन के काफी ज्यादा घिन भी आ रही होती है कि वो एक अपर मून का डिसेंडेंट है। और इसी पॉइंट पे वो अपने आप को संभालता है, अपने आप को काम करता है और सीधा हमला कर देता है कोकोशिबो के ऊपर। इससे कोकोशिबो काफी ज्यादा इम्प्रेस होकर उसे प्रेज भी करता है कि मेरे सामने खड़े होने के बाद जब तुम्हारी बॉडी हिलने को ही मना कर रही है तुमने मेरे ऊपर हमला किया। और इसी बीच मुइचिरो काफी सारे हमले करता है कोकोशिबो के ऊपर, लेकिन कोकोशिबो को एक भी हमला टच नहीं करता है। जिसके बाद अपना मुइचिरो अनलॉक करता है अपना डीमन स्लेयर मार्क, जिसको देख के कोकोशिबो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतनी छोटी उम्र में मुइचिरो ने अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लिया है। जिसके बाद मुइचिरो अपनी ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करके फिर से हमला करता है कोकोशिबो के ऊपर और कोकोशिबो सिर्फ उसे डॉज कर रहा था, कोई भी हमला अपनी तरफ से अभी तक उसने नहीं किया था। और वो सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा था मुइचिरो की, चाहे हम बात करें उसकी ब्रीथिंग टेक्निक की, चाहे हम बात करें उसकी स्पीड की। और इन सब चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा प्रेज भी करता है कोकोशिबो मुइचिरो को। लेकिन मुइचिरो फिर से एक हमला करता है अपनी ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करके। तो फाइनली कोकोशिबो को ये लगता है कि ये उसकी बेइज्जती होगी, यानी कि मुइचिरो की बेइज्जती होगी अगर वो उससे फाइट ना करे तलवार निकाल के। और यहाँ पे भाई अपना कोकोशिबो यूज करता है अपने मून की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ब्रीथिंग की। जैसे वो यूज करता है अपने सिर्फ एक ही स्लैश से भाई मुइचिरो का वो हाथ काट के रख देता है। यहाँ तक कि मुइचिरो को पता तक नहीं चलता कि भाई उसका हाथ कट गया है। लेकिन हाथ कटने के बाद भी मुइचिरो रुकता नहीं है, वो अपने हाथ को बांधता है और साथ में अपनी ब्लीडिंग को भी रोकता है और फिर से हमला कर देता है कोकोशिबो के ऊपर। लेकिन कोकोशिबो उसकी तलवार छीन के उसी को तलवार बांध देता है वापस से और साथ में उसको दीवार में एक तरीके से अटैच कर देता है, यानी कि पिन कर देता है। यहाँ पे मुइचिरो काफी कोशिश करता है उस तलवार को निकालने की, बट भाई मुइचिरो किसी भी कंडीशन में उस तलवार को नहीं निकाल पा रहा था और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब थी। लेकिन यहीं पे कोकोशिबो उसकी काफी तारीफ करता है कि इस उम्र में भी काफी ज्यादा पावरफुल है वो और साथ ही में एक हाशिरा भी है। और वो उसे कहता भी है, यानी उसको ऑफर देता है एक डीमन बनने का। वो कहता है कि मैं मुजान से बात करके तुम्हें डीमन बना दूंगा, जिससे कि तुम अपना हाथ भी वापस से ग्रो कर पाओगे और तुम आसानी से एक अपर मून भी बन जाओगे। और जाहिर सी बात है ये सब चीजें सुनने के बाद मुइचिरो तो नहीं करने वाला, वो मरना पसंद करेगा लेकिन वो डीमन बनना नहीं पसंद करेगा। तो वो डायरेक्टली कोकोशिबो को मना कर देता है और हम कोकोशिबो के पीछे नोटिस कर पाते हैं गेन्या को, जो कि अपना एम ले रहा था कोकोशिबो के ऊपर। लेकिन भाई जैसे ही वो अपना एम लेता है कोकोशिबो भाई इसका हाथ काट के रख देता है। यहाँ तक कि गेन्या को भनक तक नहीं लगती भाई कि कोकोशिबो ठीक उसके पीछे खड़ा है। गेन्या का एक हाथ कट जाता है, फिर भी वो वहाँ पे नहीं रुकता है, वो अपने दूसरे हाथ से एम लेने की कोशिश करता है तो कोकोशिबो लिटरली उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। और यहीं पे गेन्या को देख के कोकोशिबो को अपने पास्ट की याद आती है, यानी कि लगभग 300 साल पहले की, जहाँ पे ऐसा ही एक हाशिरा हुआ करता था जो कि डीमंस को खाया करता था, यानी कि डीमंस को डिवोर किया करता था। और इसके बाद कोकोशिबो उसको खत्म करने की कोशिश करता है, उसके 2 टुकड़े तक कर देता है। और यहाँ पे मुइचिरो हर कोशिश करता है कि वो किसी तरीके से उस पिलर से निकल के गेन्या को बचा सके, लेकिन वो उस पिलर से निकल ही नहीं पा रहा होता है।
और कोकोशिबो को यहाँ पे लगता है कि इस वार से गेन्या का काम हो चुका है, क्योंकि उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए थे गेन्या के। लेकिन हम देख पाते हैं गेन्या अब भी जिंदा है, और इस चीज से कोकोशिबो भी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि लास्ट टाइम उसने जिस डीमन को, यानी कि जो बंदा पहले डीमंस को खाया करता था, जब उसने उसके 2 टुकड़े कर देते तो वहां पे वो मर गया था। लेकिन गेन्या अब भी जिंदा है, जिससे कोकोशिबो कहता है कि शायद मुझे तुम्हारी गर्दन यहाँ पे अलग करनी होगी, जिसके बाद तुम शायद यहाँ पे मरोगे। लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करने जाता है, वहां पे एंट्री हो जाती है सानमी की, जो कि गेन्या को मरते मरते बचा लेता है। और यहाँ पे भाई हमें पता चलती है सानमी की बात कि आखिर वो गेन्या को क्यों रोकता था एक हाशिरा बनने से, जहाँ पे सानमी गेन्या से कहता है कि वो हमेशा से चाहता था कि तुम कभी भी एक डीमन स्लेयर ना बनो, तो हमेशा से अपनी एक अलग फैमिली बनाओ और एक अच्छी लाइफ जियो। इसलिए वो हमेशा गेन्या को डांटा करता था ताकि वो एक हाशिरा ना बन सके। और गेन्या की ये हालत देख के सानमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो बिना कुछ सोचे सीधा हमला कर देता है कोकोशिबो के ऊपर। और यहाँ पे लड़ाई के बीच में हम देख पाते हैं दोनों ही अपनी 3rd फॉर्म का यूज करते हैं, और जैसी दोनों की 3rd फॉर्म टकराती है, वैसी सानमी यहाँ पे नोटिस करता है कि भाई कोकोशिबो की जो हीलिंग पावर है वो तो नेक्स्ट लेवल पे है, साथ में उसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसके अलावा भी भाई वो डीमन तो है, साथ में वो ब्रीथिंग टेक्निक का भी यूज कर सकता है। यानी कि सानमी ये समझ जाता है कि कोकोशिबो से लड़ना आसान नहीं होगा। इसी बीच में हम देख पाते हैं कि भाई दोनों ही, यानी कि सानमी और अपना कोकोशिबो एकदम बराबर की टक्कर पे, यानी कि सबको देख के यही लग रहा था मोइचिरो को और गेन्या को कि भाई सानमी एकदम बराबर की टक्कर दे रहा है अपने कोकोशिबो को। लेकिन हम यहाँ सानमी के पॉइंट से देख पाते हैं कि भाई इसको काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही है कोकोशिबो की स्पीड को मैच करने में, और दोनों ही अपने अपनी ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करते हैं एक दूसरे के ऊपर हमला करने पर। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि कोकोशिबो यूज करता है मूल की 6th ब्रीथिंग फॉर्म को, जिससे कि भाई लिटरली एकदम तबाही मच जाती है, और भाई बहुत सारे कट्स लग जाते हैं सानमी को, और सानमी का ब्लड काफी तेजी से उसकी बॉडी से निकलने लगता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख के भाई गेन्या भी डर जाता है कि आखिर सानमी को इतने सारे कट लगे तो क्या वो संभाल पाएगा कोकोशिबो को या नहीं। लेकिन भाई सानमी को आप देख पाते हैं जो कि भाई लिटरली इस सिचुएशन में भी डर नहीं रहा था, और वो अपने ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करता है यहाँ पे। साथ ही में हम सब जानते हैं कि सानमी का जो ब्लड है जो कि बहुत ही रेयर है, और जब वो उसका ब्लड गिरता है तो भाई सारे डीमन लिटरली पागल हो जाते हैं उसको डिवोर करने के लिए, और कोकोशिबो का भी कुछ यही हाल हो रहा होता है। और सानमी इसी का फायदा उठाता है, अपनी ब्लीडिंग को रोकता है, साथ ही में वो हमला कर देता है कोकोशिबो के ऊपर। और इस हमले के बाद अपना कोकोशिबो भी सानमी की तारीफ करता है, इतने डैमेज के बाद भी तुम लड़ने को राजी हो, साथ ही में तुम्हारी इतनी बुरी हालत है फिर भी तुमने मुझ पे हमला किया। और साथ ही में वो ये भी कहता है कि तुम एक ह्यूमन से भी ज्यादा ऊपर हो। लेकिन इसी बीच सानमी उस पे काफी सारे हमले करता है, जिसके बाद कोकोशिबो अपने आप को संभालता है, और वो भी सानमी के हमले को डॉज करना शुरू कर देता है। एक टाइम पे जैसे ही वो अपनी टेक्निक को यूज करता है तो हमें लगता है कि भाई सानमी का काम तो यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन तभी वहां पे एंट्री होती है हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन हाशिरा ग्यूमी की। ग्यूमी यहाँ पे सानमी को तो बचाता ही है, साथ में सानमी से ये भी कहता है कि मैं यहाँ पे अब अपर मून को संभालने वाला हूँ कुछ देर के लिए, तुम्हारे जो भी कट्स हैं उनको तुम स्टिचेस कर लो, और बाद में फाइट में आ जाना जब तुम्हें ठीक लगे, तब तक मैं यहाँ पे कोकोशिबो को संभाल लेता हूँ। लिटरली भाई जो सानमी किसी की नहीं सुनता, वो ग्यूमी की एक बार वही सुन लेता है, उसको सॉरी भी बोलता है और जाके चुपचाप अपने स्टिचेस लगाने लगता है। जिसके बाद हम फाइट देख पाते हैं ग्यूमी वर्सेस कोकोशिबो की। ग्यूमी यहाँ पे रेडी होता है हमले के लिए, और कोकोशिबो को हम देख पाते हैं जो कि ग्यूमी को एनालाइज कर रहा था ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का यूज करके। और यहाँ पे कोकोशिबो भी काफी ज्यादा शॉक में था, क्योंकि ग्यूमी एक परफेक्ट शेप में है अभी इस टाइम अपनी बॉडी की। यहाँ तक कि वो ग्यूमी को ये भी कहता है कि आज तक मेरी 300 साल की हिस्ट्री में ग्यूमी जैसा इंसान मैंने नहीं देखा है, क्योंकि वो एक परफेक्ट फिजिकल फॉर्म में है इस समय। और वो ग्यूमी को यहाँ पे सीरियसली भी लेता है, क्योंकि वो यहाँ पे समझ गया था कि भाई ग्यूमी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसको सीरियसली ग्यूमी पे हमले करने पड़ेंगे। साथ ही में भाई कोकोशिबो ग्यूमी का जो हथियार है उसके बारे में भी हमें बताता है कि भाई ये जो उसका हथियार है ये सेंगोकू एरा में भी नहीं मिलता था, और एक काफी ज्यादा इस हथियार ने सन को एब्सॉर्ब कर रखा है। लिटरली ये मेटल काफी ज्यादा रेयर है जिससे कि ग्यूमी का हथियार बना हुआ है, और उस हथियार को चलाना भी अपने आप में काफी डिफिकल्ट काम है, जिसको कि ग्यूमी ने काफी आसानी से मास्टर कर रखा है।
और ये जो हथियार है ग्यूमी का, अगर उसकी तलवार से भी टकराता है तो भाई लिटरली वो जल जाएगी, क्योंकि उसने सन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रखा है। और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ग्यूमी अपने स्टोन हाशिरा यूज़ करते हैं अपनी ब्रीथिंग टेक्निक का, और वहीं पे कोकोशिबो ब्रीथिंग टेक्निक से ही हमला करता है। और दोनों के बीच भाई काफ़ी तगड़ी यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी फाइट के दौरान हमें देख पाते हैं कि मोइचिरो ने अपनी तलवार फाइनली निकाल ली है और वो फ्री हो चुका उस वॉल से। लेकिन मोइचिरो की हालत इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। मैं भी वही जानता था कि वो आखिर में मरने ही वाला है, लेकिन वो इस बुरी हालत में भी यही सोचता है कि उसे कुछ न कुछ करके सभी हाशिरास की हेल्प करनी है और कोकोशिबो को यहाँ पे रोकना है, ताकि बाकी के हाशिरा को टाइम मिल जाए और वो कोकोशिबो पे हमला कर सके। और हम यहाँ पे गेन्या को देख पाते हैं जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में था। मोइचिरो उसके पास जाता है और गेन्या उससे कहता है कि मुझे जो वहाँ पे बाल पड़ा हुआ है कोकोशिबो का वो दे दो, जहाँ पे मोइचिरो उसको कोकोशिबो का बाल खिला देता है। जिसके बाद भाई एकदम से ही अपना गेन्या जनरेट कर जाता है अपनी पूरी बॉडी को, और साथ ही में भाई इसको अलग अलग आवाज़ें आने लगती है। उसको लगता है वो किसी अलग ही वर्ल्ड में आ चुका है और उसको मुजान तक की वॉइस आ रही थी। उसे कान में ये गूंज रहा था कि अभी नहीं कोकोशिबो, अभी उन सबको वहीं रोक के रखो। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि भाई ग्यूमी और कोकोशिबो की फाइट में अभी जो अपना कोकोशिबो है बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा होता है ग्यूमी, यहाँ तक कि हमें ये तक दिख रहा होता है कि भाई ग्यूमी पे कोकोशिबो भारी पड़ रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे अपना जो ग्यूमी है वो अनलॉक करता है अपना डीमन स्लेयर मार्क, और यहाँ तक कि वो कोकोशिबो पे ये भी कहता है कि मैं अभी इस टेक्निक को बचा के रखने वाला था मुजान के लिए, लेकिन फाइनली मुझे इसको यहाँ पे यूज़ करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कोकोशिबो उसके माँ को देख के काफ़ी ज़्यादा उसको सॉरी फील कराता है और उसको ये तक बोलता है कि क्या फ़ायदा तुम्हारी इतनी ट्रेनिंग और इतनी अच्छी फिजिकल बॉडी का, क्योंकि जो भी आज की डेट में इस मार्क को अनलॉक करता है वो 25 साल से ज़्यादा नहीं जी पाता है। तो तुम्हारी इतनी मेहनत का, इतने सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हो सकता है कि तुम आज भी इस डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करने के बाद मर सकते हो, यानी कि तुम्हारा जीवन सिर्फ एक दिन का है। लेकिन भाई ग्यूमी उसको रिप्लाई करता है कि भाई उसने जब डीमन स्लेयर ज्वाइन किया था तभी भाई उसने सोच लिया था अपनी मौत के बारे में, और साथ ही में वो ये कहता है कि एक ह्यूमन की तरह मरना एक प्राइड है, ना कि कुछ बुरा। और साथ ही में वो ये भी बताता है कि आज तक की हिस्ट्री में एक ऐसा इंसान रहा है जिसने कि 25 इयर्स की लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है, और यहाँ पे हम सभी जानते हैं वो बात कर रहा है यूरिची की, जिसको सुन के भाई लिटरली कोकोशिबो की चल जाती है। और यहाँ पे ग्यूमी उसको रिप्लाई भी करता है, लगता है मैंने किसी को कहीं सही जगह पे हिट कर दिया है। और इसके बाद अपना जो ग्यूमी है उस पे हमला कर देता है अपनी ब्रीथिंग टेक्निक के साथ। लेकिन हम देख पाते हैं कि भाई सानमी भी अब रेडी हो चुका है फाइट के लिए, और वो सीधा हमला कर देता है कोकोशिबो के ऊपर। और साथ ही में हमें नेक्स्ट पैनल में ये भी दिखाया जाता है कि अपने सानमी ने भी भाई अपना डीमन स्लेयर मार्क ओपन कर लिया है, जिसपे कोकोशिबो ये कहता है क्या आज के एरा में सभी डीमन स्लेयर के ऊपर उनका मार्क अपेयर हो चुका है। तो यहाँ पे अब दोनों के दोनों मिलके एक साथ कोऑर्डिनेटेड हमला शुरू कर देते हैं अपने कोकोशिबो के ऊपर। दोनों के अटैक काफ़ी प्रिसाइज थे, दोनों ही अपनी ब्रीथिंग टेक्निक का यूज़ करके ऐसे फाइट कर रहे थे जैसे कोकोशिबो को लग रहा था कि बहुत सालों से इन लोगों ने प्रैक्टिस की वो एक साथ। लेकिन इतने हमले करने के बाद भी सिर्फ कोकोशिबो का किमोनो ही यहाँ पे फटता है, और वो अचानक से अपनी तलवार निकालता है भाई, जो कि देख के हमें बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है, क्योंकि इसकी तलवार भाई बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और उस पर अलग से कांटे टाइप के ब्लेड साइड से निकल जाते हैं। इन सब चीज़ों से परेशान होकर कोकोशिबो फिर से एक खतरनाक हमला करता है अपनी ब्रीथिंग टेक्निक का यूज़ करके, जिससे कि भाई आसपास के सारे पिलर्स तो कट ही जाते हैं, लेकिन साथ में ग्यूमी और सानमी को भी बहुत डैमेज होता है। सानमी मरते मरते बचता है, जिसको कि भाई मोइचिरो यहाँ पे बचा लेता है। हम यहाँ पे गेन्या को देख पाते हैं जो कि भाई कोकोशिबो की तलवार को निगल लेता है, यानी जो कोकोशिबो की तलवार का छोटा सा पार्ट टूट के गिरा था वो उसको निगल लेता है। और भाई इसके बाद तो वो एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और लगभग पूरा डीमन में तब्दील हो जाता है। जिसके बाद भाई उसको अलग ही मैजेस्टिक वाइब्स आ रही थी और उसको अलग ही एक दुनिया में वो पहुंच जाता है जहां से उसको काफ़ी सारे साउंड सुनाई दे रहे थे। लेकिन इसी टाइम पे हम देख पाते हैं अपने ग्यूमी को, जो कि भाई अपनी लिमिट्स को पुश करता है और उसको वहां पे एक्सेस मिल जाता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का, जिसके बाद भाई वो कोकोशिबो को बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली देख पा रहा था और वो एक एक चीज़ को यहाँ पे नोटिस करता है कोकोशिबो की बॉडी में।
और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का एक्सेस मिलते ही ग्यूमी की जो अटैक्स हैं वो और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं, जिसके बाद कोकोशिबो ये नोटिस करता है कि शायद ग्यूमी भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख पा रहा है, जिसकी वजह से उसके अटैक इतने ज़्यादा प्रिसाइज हैं। जिसके बाद सानमी, मोइचिरो और ग्यूमी तीनों ही मिलके एक साथ हमला करते हैं कोकोशिबो के ऊपर। यहाँ पे ग्यूमी कोकोशिबो का ध्यान भटकाता है, अपने हथियार से वो सीधा उस पर वार करता है, जहाँ पे मोइचिरो को टाइम मिल जाता है। मोइचिरो कोकोशिबो के पास जाता है और अपनी तलवार उसके पेट में घुसा देता है। ये सब देख के भाई कोकोशिबो बहुत सारे अटैक कर देता है मोइचिरो के ऊपर, लेकिन भाई मोइचिरो वहाँ से टस से मस नहीं होता। वो उस तलवार को लेके वहीं पे खड़ा रहता है और उसको अंदर और स्टैप करने लगता है। और तभी हम देख पाते हैं गेन्या को कि गेन्या को यहाँ पे मौका मिल जाता है और भाई इसकी गन भी कुछ अलग ही डीमन टाइप में तब्दील हो जाती है और वो यहाँ पे फायर कर देता है कोकोशिबो के ऊपर और अपनी ब्लड डीमन आर्ट को यहाँ पे शो करता है, क्योंकि जैसे ही वो ब्लड कोकोशिबो की बॉडी में जाती है तो अलग सी जड़ उसके अंदर से निकल जाती है, जिसकी वजह से उसको दर्द तो हो ही रहा होता है, साथ ही में कहीं पर भी मूव नहीं कर पा रहा था। और इसी का फायदा उठाते हैं ग्यूमी और सानमी, जो कि हमला कर देते हैं कोकोशिबो के ऊपर। लिटरली ये सब देख के भाई कोकोशिबो को फील हो जाता है कि अब भाई उसकी मौत नजदीक है, जिससे कि वो लिटरली एकदम पागल जैसा हो जाता है और भाई अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक अनलीश करता है, जिससे कि भाई बहुत ही तगड़े स्लैशेस निकलते हैं, जिससे कि भाई लगभग सानमी मरते मरते बचता है और भाई ग्यूमी का भी बहुत बुरा हाल हो चुका था। यहाँ तक कि सानमी की 2 फिंगर्स तक कट जाती है, लेकिन उसकी जान यहाँ पे बच जाती है क्योंकि भाई ग्यूमी ने अपने हथियार से उसको बचा लिया था। और एक खतरनाक अटैक अपने मोइचिरो को भी लगता है, लेकिन मोइचिरो फिर भी वहीं पे खड़ा रहता है और भाई वहां से हिलता तक नहीं है। यहाँ पे मौत को सामने देख के कोकोशिबो को भी भाई एक मेमोरी याद आती है, जब उसका सामना हुआ था अपने ही भाई यूरिची से, और इतनी ओल्ड एज में होने के बाद भी सिर्फ एक ही अटैक से भाई लगभग कोकोशिबो को यूरिची ने मार दिया था। इवन कोकोशिबो के पास अपनी 6 आईज होने के बाद भी और यूरिची इतनी ज्यादा एज में होने के बाद भी कोकोशिबो उस अटैक को डॉज नहीं कर पाया था। अगर यूरिची सेकंड अटैक करते तो शायद कोकोशिबो वहीं मारा जाता, लेकिन पहले ही अटैक के बाद यूरिची अपने ही ओल्ड एज से मारे जाते हैं। अपनी मौत को सामने देखते हुए भाई वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस चीज से यानी कि उन ट्री से बचने की कोशिश करता है। साथ ही में उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लेड्स भी निकलते हैं जो कि गेन्या को भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से गेन्या के लिटरली बीच में से 2 टुकड़े हो जाते हैं और गेन्या वहीं पे गिर जाता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी भाई मोइचिरो वहीं पे खड़ा था और अपनी तलवार से उसको स्टैप किए जा रहा था। और बस इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई अपनी मोइचिरो की तलवार टर्न कर जाती है रेड कलर में, और रेड कलर में टर्न करते ही भाई मोइचिरो उसको और अंदर धसा देता है। और तुम्हें पता ही है अगर तलवार रेड हो जाती है और भाई रेड तलवार से जो है डीमंस बर्न आउट होने लगते हैं। कुछ ऐसा ही कोकोशिबो के साथ भी होता है, उसे उस एरिया में दर्द तो हो ही रहा होता है, साथ ही में उसको बर्न भी फील हो रहा था और वो वहां से मूव भी नहीं कर पा रहा था। और हम देख पाते हैं कि गेन्या इस बुरी कंडीशन में भी अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है ताकि वो किसी तरीके से कोकोशिबो को वहां पर रोक सके। और यहाँ पे सानमी और ग्यूमी दोनों ही एक साथ हमला करते हैं कोकोशिबो के ऊपर ताकि वो उसकी गर्दन को अलग कर सके। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कोकोशिबो को अपनी मौत सामने देख के उसको एक और फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे यूरिची उससे कह रहे होते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्किल्ड होगी। लेकिन यहाँ पे कोकोशिबो से कहता है कि नहीं, हमसे ज़्यादा स्किल्ड कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन यूरिची की बात को हम यहाँ पे सच होते देखते हैं, क्योंकि भाई लगभग एक सबसे पावरफुल डीमन जो कि पहले स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा भी रह चुका है, उसको हमारे आज के हाशिरा लगभग हरा चुके हैं, वो भी उसकी पावरफुल डीमन फॉर्म में। यानी कि हमारे इस एरा के जो हाशिराज हैं वो भी काफी ज्यादा स्किल्ड हैं। लेकिन इसी पॉइंट पे हम देख पाते हैं कि भाई ग्यूमी और सानमी दोनों ही प्रिसाइज अटैक करके कोकोशिबो की गर्दन अलग कर देते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने फाइनली कोकोशिबो को यहाँ पे हरा दिया है। लेकिन हम देख पाते हैं कि भाई गर्दन अलग होने के बाद भी कोकोशिबो मूव कर रहा था और भाई वो दोबारा से अपनी गर्दन को रीजनरेट कर लेता है। साथ ही में एक वो काफी खतरनाक मॉन्स्टर में अपने आप को तब्दील कर लेता है और इस पॉइंट पे काफी ज्यादा घिनौना वो दिख रहा था, तुम भी देख सकते हो। कोकोशिबो इस चीज पे काफी ज्यादा प्राइड करता है कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी, इसकी गर्दन अलग होने के बाद भी वो नहीं मरा और अपने आप को रीजनरेट कर पाया।
लेकिन हम देख पाते हैं कि सानमी उसकी तरफ तलवार लेके दौड़ रहा था हमला करने के लिए। तभी वो अपनी परछाई को उस तलवार में देखता है, जिसको देख के वो भी ये सोचता है कि वो हमेशा से एक पावरफुल समुराई बनना चाहता था और यूरिची से आगे निकलना चाहता था। लेकिन जब वो अपने आप को उस तलवार में देखता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि क्या ये एक समुराई का रूप है। कुछ ही वो अपना एक मोटिव जो था समुराई बनने का स्ट्रॉन्गेस्ट वो लूज कर देता है। लेकिन हमारे हाशिराज उस पर लगातार हमला कर ही रहे थे और फाइनली ग्यूमिन से कहता है कि बस करो सानमी, यहाँ पे कोकोशिबो खत्म हो चुका है। और फाइनली हम देख पाते हैं कि कोकोशिबो भाई साहब पूरी तरीके से यहाँ पे धूल में तब्दील हो जाता है। और जैसे ही वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है सभी हाशिराज चैन की सांस लेते हैं। लेकिन अपना मुइचिरो यहाँ पे आखिरी सांसें ले रहा था, जिसके पास ग्यूमी पहुंच जाता है और उसको कहता है कि तुम अब जा सकते, और उसका शुक्रिया भी करता है इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। यहाँ पे सानमी को भी देख पाते हैं जो कि भाई साहब गेन्या को देख के रो रहा होता है कि गेन्या भी अपनी आखिरी सांसों को ले रहा होता है। जिसके बाद ग्यूमी उसके पास आता है और उसे कहता है कि अभी रोने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास फाइनल फाइट बची है और बस यहीं पे ये फाइट खत्म